दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि समीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक तरफ हजारों आदमखोर कीड़े, दूसरी तरफ वो विशालकाय सड़ा हुआ हैवान और अब एक इंसान, कुणाल, जिसे यहाँ कास्टर कहा जाता है, अपनी चमचमाती तलवार समीर की गर्दन पर रखे खड़ा था। वो समीर को मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहता था, लेकिन कुणाल को ये नहीं पता था कि समीर की किस्मत, या कहिए उसकी बदकिस्मती, हमेशा उसके साथ चलती है। कुणाल के ठीक पीछे की बर्फ फटी थी और वहां से एक नई मुसीबत बाहर निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा था उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कुणाल के पीछे की बर्फ एक धमाके के साथ हवा में उड़ गई। वहां से कोई पत्थर या मलबा नहीं निकला, बल्कि एक विशालकाय काला डंक निकला। वो किसी बिच्छू की पूंछ जैसा था, लेकिन आकार में किसी पेड़ के तने जितना मोटा। कुणाल अभी भी अपनी जीत के नशे में चूर था। उसकी तलवार मेरी गर्दन को छू रही थी और उसके होंठों पर वो घमंडी मुस्कान थी। पीछे देखो, मैं चिल्लाया। कुणाल हंसा। मैंने कहा ना, ये पुराना तरीका। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि वो काला डंक हवा में लहलाया और बिजली की रफ्तार से कुणाल की तरफ झपटा। कुणाल की छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस ने शायद उसे आखिरी पल में चेतावनी दे दी। उसने पलक झपकते ही खुद को दाईं तरफ फेंका। हवा को काटते हुए वो डंक उस जगह पर गिरा जहां कुणाल एक सेकंड पहले खड़ा था। धड़ाम! पत्थर के टुकड़े बिखर गए। अब बर्फ के नीचे से वो पूरा जीव बाहर आ गया। वो एक आइस सेंटीपीड था, बर्फ का कनखजूरा, करीब 20 फीट लंबा, जिसके सैकड़ों पैर थे और हर पैर चाकू जैसा नुकीला था। उसका मुंह तेजाब और राल से भरा हुआ था। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वो घबराया नहीं। यही फर्क था एक लेगेसी यानी रईस खानदान के अवेकेंट और मुझ जैसे स्लम के लड़के में। उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी और हमें भागने की। कुणाल ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। उसका शरीर एक हल्की सफ़ेद रोशनी में चमकने लगा। ये उसका एस्पेक्ट एबिलिटी थी, रफ्तार। अगले ही पल वो गायब हो गया। वो इतनी तेज दौड़ा कि मुझे सिर्फ उसकी धुंधली परछाई दिखी। उसने कनखजूरे के कवच पर अपनी तलवार से वार किया। धातु से टकराने जैसी आवाज आई, चिंगारियां निकलीं। उस कनखजूरे ने दर्द में एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जिससे मेरे कान सुन्न हो गए। यही मेरा मौका था। लगे रहो हीरो, मैंने मन ही मन कहा। तुम दुनिया बचाओ, मैं अपनी जान बचाता हूं। मैं दबे पांव वहां से खिसक लिया। वो दोनों एक दूसरे को मारने में व्यस्त थे। कुणाल अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था और वो कनखजूरा अपने खाने के लिए। मैं रेंगता हुआ उस ढलान की तरफ बढ़ा जो ऊपर मंदिर की ओर जा रही थी। हवा और भी तेज हो गई थी। हर सांस के साथ मेरे फेफड़ों में जैसे कांच के टुकड़े चुभ रहे थे। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने रुकने की गलती नहीं की। नीचे से अभी भी लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे नहीं पता था कि कुणाल जिंदा बचेगा या नहीं, और सच कहूँ तो मुझे परवाह भी नहीं थी। इस दुनिया का नियम सीधा था, अगर तुम दूसरों के लिए रुकोगे तो तुम भी उनके साथ मारे जाओगे। रास्ता बहुत संकरा था। एक तरफ पहाड़ की सीधी दीवार थी और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। अगर मेरा पैर फिसला तो मैं सीधे पाताल में गिरूंगा। चलते चलते मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मेरे शरीर का तापमान गिर रहा था। वो हाइपोथर्मिया वापस आ रहा था। उस मरे हुए गुलाम का फर वाला लबादा अब काम नहीं कर रहा था। मुझे गर्मी चाहिए थी, वरना मैं मंदिर तक पहुंचने से पहले ही बर्फ की मूर्ति बन जाऊंगा। तभी मेरी नज़र एक जगह पर पड़ी। पहाड़ की दीवार में एक छोटा सा गड्ढा था जहां से हल्का धुआं निकल रहा था। शायद वो कोई गर्म पानी का सोता, हॉट स्प्रिंग था, या जमीन के अंदर की गर्मी। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। वहां सचमुच थोड़ी गर्मी थी। मैंने अपनी ठंडी हथेलियों को उस गर्म पत्थर पर रखा। आहा, वो सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने वहीं बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त की और फिर मुझे अपनी जेब में रखे उस मुखौटे का ख्याल आया। वीवर का मुखौटा। सिस्टम ने कहा था कि ये डिवाइन रैंक का है। मैंने उसे बाहर निकाला। वो लकड़ी का बना साधारण सा मुखौटा था। उस पर एक अजीब सी मुस्कान खुदी थी, जो डरावनी भी थी और दुख भरी भी। मैंने उसे पलटा। उसके अंदर कुछ लिखा था, जहां झूठ है वहां सच है, जहां सच है वहां मौत है।
बकवास पहेलियां, मैंने बड़बड़ाया। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया। सिस्टम ने कहा था, क्या आप भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं? अगर मैं ये मुखौटा पहन लूं तो क्या ये मुझे कुछ ताकत देगा या मुझे मार डालेगा? मैंने उसे अपने चेहरे के पास लाया, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, अभी नहीं। अनजान जादू से खेलना बारूद से खेलने जैसा है। मैंने उसे वापस जेब में रख लिया। मैं फिर से खड़ा हुआ और चढ़ाई शुरू कर दी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मैं पहाड़ के समतल हिस्से पर पहुंचा और वहां का नज़ारा देखकर मेरे कदम रुक गए। सामने एक विशाल मंदिर का खंडहर था, काले पत्थरों से बना, भव्य और डरावना। उस मंदिर के बीचों बीच एक बड़ी सी आग जल रही थी, लेकिन वो आग आम नहीं थी, वो सफ़ेद रंग की थी और उसमें से कोई गर्मी नहीं निकल रही थी। उस आग के पास कोई खड़ा था, एक लड़की। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और उसने सफ़ेद रंग का कवच पहन रखा था जो उसे बर्फ में लगभग अदृश्य बना रहा था। वो आग की लपटों की तरफ देख रही थी, बिल्कुल शांत। उसके पैरों के पास 3-4 राक्षसों की लाशें पड़ी थीं। उसने अकेले उन सबको मार गिराया था और उसके कपड़ों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। एक और इंसान, मैंने सोचा, और ये कुणाल से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। ये नैना थी, नेफिस, अमर सितारा। मैंने उसके बारे में सुना था। वो उन गिने चुने लोगों में से थी जो नाइटमेयर स्पेल में जाने से पहले ही मशहूर थे। रईस, ताकतवर और बेहद खूबसूरत। उसने मेरी आहट सुनी। धीरे से उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें, वो इंसान की आंखें नहीं लग रही थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, न डर, न गुस्सा, न दया। वो बस खाली थी, जैसे कोई गहरा समुद्र। उसने अपनी तलवार उठाई। रुक जाओ, मैंने जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर दिए। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं बस एक भटका हुआ मुसाफिर हूं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मेरे फटे कपड़े, मेरा गंदा चेहरा और मेरे हाथ में वो छोटा सा बेकार खंजर। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली। शायद उसे लगा कि मुझ जैसे कमजोर को मारने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसकी आवाज़ मधुर थी, लेकिन उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। बस किस्मत से, मैंने सच कहा। किस्मत, उसने इस शब्द को दोहराया जैसे उसका स्वाद चख रही हो। किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ सिर्फ ताकत चलती है। तभी मंदिर के अंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जमीन हिलने लगी। उस सफ़ेद आग की लपटें और तेज हो गईं। सिस्टम का एक नया मैसेज मेरी आंखों के सामने आया। सिस्टम वॉइस, अंतिम परीक्षा जाग रही है, सूर्य छिपने तक जीवित रहें। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूर्य ढलने में अभी भी कई घंटे बाकी थे और मंदिर के दरवाजों से अंधेरा बाहर निकल रहा था। वो अंधेरा जो जिंदा था, परछाइयाँ। नैना ने अपनी तलवार फिर से तान ली। वो उन परछाइयों से लड़ने के लिए तैयार थी। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे रहो और मेरे रास्ते में मत आना। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया। एक स्लम रैट और एक राजकुमारी, क्या जोड़ी थी हमारी। लेकिन मुझे पता था कि ये लड़की मुझे बचाने के लिए नहीं लड़ रही है, वो मुझे चारा बना सकती है। मैंने अपनी मुट्ठी में वो वीवर का मुखौटा भींच लिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस राजकुमारी को धक्का देकर खुद भाग जाऊंगा। आखिरकार मैं सनी हूं और सनी सिर्फ अपने लिए जीता है। परछाइयाँ अब हमारे करीब आ चुकी थीं। युद्ध शुरू होने वाला था। मंदिर के रक्षक जाग चुके हैं। समीर और नैना, दो अलग अलग दुनिया के लोग, अब एक ही मुसीबत में फंस गए हैं। क्या वो एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे या फिर ये साझेदारी किसी एक की मौत का कारण बनेगी? मंदिर के दरवाजों से निकल रहा वो अंधेरा अब आकार लेने लगा था। वो सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि ठोस परछाइयां थीं। देखते ही देखते उन काली हवाओं ने लोहे और पत्थर के कवच का रूप ले लिया। समीर और नैना के सामने अब दर्जनों शैडो नाइट्स खड़े थे। वो पुराने जमाने के शूरवीरों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके कवच काले थे और हेलमेट के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ घोर अंधकार। उनके हाथों में काली तलवारें और भाले थे जो किसी भी चीज को काटने के लिए तैयार थे। नैना, जिसे दुनिया अमर सितारा कहती थी, अपनी जगह से नहीं हिली। उसके हाथ में पकड़ी हुई तलवार पर एक सफेद रंग की लौ जल उठी। ये आग नहीं थी, ये उसकी रूहानी ताकत, उसका सोल एसेंस था। समीर हमेशा की तरह एक टूटे हुआ खंबे की आड़ में खड़ा होकर हालात का जायजा ले रहा था। उसका दिमाग किसी कैलकुलेटर की तरह चल रहा था। 20, 25, नहीं 30। मैंने गिनती करना छोड़ दिया। इतने सारे, और हम सिर्फ 2। गलत, वो अकेली है और मैं तो बस एक एक्स्ट्रा बोझ हूं। मेरी धड़कनें गले तक आ चुकी थी। अगर वो परछाइयां हम तक पहुंच गईं तो मेरा छोटा सा खंजर उनके लिए किसी टूथपिक से ज्यादा कुछ नहीं होगा।
अचानक समीर ने हमला किया। वो चिल्लाई नहीं, ना ही उसने कोई चेतावनी दी। वो बस एक सफेद बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसकी रफ्तार वो इंसान की रफ्तार नहीं थी। वो सीधे उन परछाइयों की भीड़ में घुस गई। उसकी तलवार हवा में एक चांदी की लकीर बना रही थी। जैसे ही उसकी तलवार पहले शैडो नाइट के कवच से टकराई, एक तेज चमक हुई। वो काला कवच मक्खन की तरह कट गया। वो परछाई एक चीख के साथ धुएं में बदल गई। वाह, मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। नैना लड़ नहीं रही थी, वो नृत्य कर रही थी, मौत का नृत्य। हर वार सटीक, हर कदम नपातुला। वो एक मशीन थी जिसे मारने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन वो परछाइयां भी कम नहीं थीं। एक गिरता तो उसकी जगह दो और आ जाते। वो नैना को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक शैडो नाइट, जो शायद बाकियों से थोड़ा समझदार था, नैना के पीछे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। शायद उसे लगा कि मैं एक आसान शिकार हूं, और सच कहूं तो मैं था भी। मेरे पास भागने की जगह नहीं थी। पीछे खाई, आगे नैना की लड़ाई, और बीच में ये चलता फिरता लोहे का राक्षस। ठीक है सनी, मैंने अपने कांपते हाथों से खंजर को कस लिया। याद रख, तू स्लम में पला बढ़ा है। तुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन तुझे जिंदा रहना आता है। उस शैडो नाइट ने अपना भारी भाला उठाया। वो वार मेरी छाती के लिए था। उसकी हरकतें थोड़ी धीमी थीं, शायद भारी कवच की वजह से। मैंने अपनी आंखों को उसकी कोहनी और घुटनों पर जमाया। जैसे ही उसने भाला फेंका, मैं जमीन पर बैठ गया। भाला मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, हवा को काटते हुए। मैं लुढ़क कर उसके पैरों के पास पहुंचा। मैंने अपना खंजर उसके घुटने के जोड़ में, जहां कवच थोड़ा खुला था, पूरी ताकत से घोंप दिया। धातु से टकराने की आवाज आई। मेरा खंजर मुड़ गया, उसे खरोंच तक नहीं आई। लानत है ये सस्ता हथियार, मैंने गाली दी। वो नाइट नीचे झुका मुझे पकड़ने के लिए। मैंने वही किया जो मैं सबसे अच्छा करता था। मैंने उसकी टांग में अपनी टांग फंसाई और धक्का दिया। वो भारी था, बहुत भारी, लेकिन वो असंतुलित था। धड़ाम, वो लोहे का ढेर जमीन पर गिरा। इससे पहले कि वो उठता, एक सफेद तलवार हवा में लहराई और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। नैना वहां खड़ी थी, उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। ध्यान रखो, उसने रूखेपन से कहा, और वापस भीड़ में कूद पड़ी। उसने मेरी जान बचाई थी या बस अपनी सप्लाई की रक्षा की थी? जो भी हो, मुझे एहसास हो गया था कि मेरा खंजर यहां बेकार है। मुझे कुछ और सोचना होगा। लड़ाई लंबी खिंच रही थी। सूरज ढलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस शापित पहाड़ पर वक्त भी जम गया है। मैंने नैना की तरफ देखा। उसकी रफ्तार अब थोड़ी कम हो रही थी। उसकी तलवार पर जलने वाली वो सफ़ेद आग अब उतनी चमकदार नहीं थी। वो थक रही है, मैंने महसूस किया। उसका एसेंस खत्म हो रहा था। हर जादुई ताकत की एक कीमत होती है। अगर उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बाकी सारी परछाइयां रुक गईं और पीछे हट गईं, रास्ता देने के लिए। वहां से नया दुश्मन बाहर आया। ये बाकी नाइट से दुगना बड़ा था। उसका कवच नक्काशीदार था और उसके कंधों पर एक काला लबादा लहरा रहा था। उसके हेलमेट पर एक ताज जैसा डिजाइन था, एक शैडो सेंचुरियन। उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक विशाल गदा थी जिस पर कांटे लगे थे। नैना भी रुक गई। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें दिखाई दी। वो सेंचुरियन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। लेकिन फिर उसने कुछ अजीब किया। उसने नैना की तरफ नहीं देखा। उसका वो काला खाली हेलमेट धीरे धीरे घूमा और सीधे मेरी तरफ रुक गया। सिस्टम वॉइस, चेतावनी, दुश्मन ने कमजोर कड़ी की पहचान कर ली है। क्या? नहीं नहीं, मेरा दिमाग चिल्लाया। मैं तो बस दर्शक हूं, हीरो वो है, उसे मारो। लेकिन उस राक्षस को मेरी राय से कोई मतलब नहीं था। वो सेंचुरियन नैना को नजरअंदाज करते हुए सीधे मेरी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार उसके साइज के हिसाब से भयानक थी। नैना चिल्लाई, हटो वहां से। वो मेरी मदद के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन 4 छोटे नाइट्स ने उसका रास्ता रोक लिया। वो उसे उलझा रहे थे ताकि उनका लीडर मुझे कुचल सके। मैं अकेला था। सामने वो मौत का पहाड़ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे पीछे खाई थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। भागने का रास्ता नहीं था, लड़ने की औकात नहीं थी। मेरे हाथ अनजाने में मेरी जेब में गए। मेरी उंगलियों ने उस ठंडी लकड़ी को छुआ। वीवर का मुखौटा। सिस्टम ने कहा था, क्या आप भाग्य को चुनौती देना चाहते हैं? मैंने सोचा था कि मैं इसे कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए क्या था? वो सेंचुरियन अब सिर्फ 10 कदम दूर था।
उसने अपनी कांटेदार गदा हवा में उठाई। वो मुझे एक ही वार में कीमा बनाने वाला था। मैंने झटके से वो मुखौटा निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही लकड़ी ने मेरी त्वचा को छुआ, दुनिया बदल गई। आवाजें गायब हो गईं, रंग गायब हो गए, सब कुछ ग्रे हो गया और मुझे वो चीजें दिखाई देने लगी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। धागे, सुनहरे रंग के धागे। वो धागे हर चीज से जुड़े थे, नैना से, उस सेंचुरियन से, मुझसे और हवा से भी। और उन धागों के बीच मुझे एक चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। उस सेंचुरियन के कवच में एक छोटी सी दरार, उसकी गर्दन के ठीक नीचे। लेकिन समस्या ये थी कि उस दरार तक पहुंचने के लिए मुझे उस गधा के नीचे से गुजरना होगा। ये आत्महत्या थी। अबे साले सनी, मरना तो वैसे भी है, तो कम से कम स्टाइल में मरते हैं। सेंचुरियन ने गधा नीचे पटकी। मैंने अपनी आंखें खुली रखीं और मैंने बस एक कदम आगे बढ़ाया। समीर ने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया है, या शायद मौत को धोखा देने का। वीवर का मुखौटा पहनने के बाद उसे जो दुनिया दिख रही है, क्या वो उसे बचा पाएगी, या ये मुखौटा उसे एक और भयानक मुसीबत में डाल देगा? समीर का वो एक कदम उसे कहां ले जाएगा? पिछले एपिसोड का अंत एक सांस रोक देने वाले मोड़ पर हुआ था। समीर, जिसे दुनिया अब सनी के नाम से जानेगी, मौत के साए के ठीक सामने खड़ा था। शैडो सेंचुरियन की विशाल गदा हवा में उड़ चुकी थी, जो अगले ही पल सनी को कुचलने वाली थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हताशा में सनी ने वो रहस्यमयी वीवर का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया था और फिर दुनिया बदल गई। सनी, जैसे ही लकड़ी के उस मुखौटे ने मेरे चेहरे को ढका, शोर थम गया। युद्ध की चीखें, हथियारों की खनखनाहट, यहाँ तक कि मेरी अपनी तेज धड़कनें, सब कुछ शांत हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं बहरा हो गया था। आवाजें थीं, लेकिन वो अब मुझे डरा नहीं रही थीं। मेरा डर, मेरी घबराहट, मेरा कांपना, सब गायब हो गया। मेरे अंदर सिर्फ एक ठंडी गहरी शांति बची थी, जैसे मैं किसी गहरे तालाब के तल में बैठा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। दुनिया अब रंगीन नहीं थी, सब कुछ ग्रे और बेरंग था। लेकिन उस बेरंग दुनिया में सुनहरे रंग की लकीरें चमक रही थीं। धागे, अनगिनत सुनहरे धागे। वो धागे उस राक्षस के शरीर से निकल रहे थे, नैना की तलवार से जुड़े हुए थे और यहाँ तक कि आसमान से गिरने वाली बर्फ के हर कतरे को बांधे हुए थे। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे वो रास्ता दिखाई दे रहा था जहाँ वो गदा नहीं गिरने वाली थी। सेंचुरियन ने अपनी पूरी ताकत से गदा नीचे पटकी। असली दुनिया में ये एक भयानक हमला था, लेकिन मेरी आंखों में ये सब स्लो मोशन में हो रहा था। मैंने देखा कि हवा के धागे कैसे मुड़ रहे हैं। मैं हिला। मैंने पीछे छलांग नहीं लगाई, ना ही मैं भागा। मैंने बस अपना बायां पैर थोड़ा सा आगे और दाईं तरफ बढ़ाया। 1 इंच भी इधर उधर होता तो मैं मारा जाता। धड़ाम! वो भारी गदा मेरे ठीक बगल में जमीन पर गिरी। उसका झटका इतना तेज था कि पत्थर उड़कर मेरे कपड़ों पर टकराए, लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आई। वो राक्षस हैरान रह गया। एक मामूली इंसान उसकी गदा से कैसे बच गया? लेकिन मेरे पास हैरान होने का वक्त नहीं था। मुखौटा मुझे रास्ता दिखा रहा था। उस राक्षस के गले के पास, जहां उसका हेलमेट और छाती का कवच मिलता था, वहां सुनहरे धागे एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। एक गांठ, वही उसकी कमजोरी थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाई। मैं उसकी गदा के ऊपर चढ़ा और हवा में उछलकर उसके सीने तक पहुंच गया। मेरे हाथ में वो सस्ता मुड़ा हुआ खंजर था। किसी और वक्त में ये लोहे के कवच को खरोंच भी नहीं पाता, लेकिन मुखौटे ने मुझे बताया कि वार कहाँ करना है। मैंने खंजर की नोक ठीक उस छोटी सी दरार में घुसा दी। वो खंजर मांस में नहीं, बल्कि उन सुनहरे धागों के बीच गया। मुझे एक झटका महसूस हुआ, जैसे मैंने किसी बिजली की तार को काट दिया हो। सेंचुरियन चिल्लाया नहीं, उसके मुंह से बस एक फटी हुई, घरघराती हुई आवाज निकली। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। वो मरा नहीं था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ चुका था। उसके धागे उलझ गए थे। यही वो मौका था जिसका नैना इंतजार कर रही थी। मेरी दाईं तरफ से एक सफ़ेद आंधी आई। नैना, उसने अपने सामने के दुश्मनों को खत्म कर दिया था और अब वो हवा में थी। उसकी तलवार पर जल रही सफ़ेद आग अब सूरज जितनी चमकदार थी। हटो! वो चिल्लाई नहीं, बस आदेश दिया। मैंने मुखौटे की बात मानी और ज़मीन पर लेट गया। नैना की तलवार सीधे उस राक्षस की गर्दन पर गिरी। एक ही वार, उस राक्षस का हेलमेट हवा में उड़ गया और उसका शरीर काले धुएं में बिखरने लगा। जैसे ही वो राक्षस खत्म हुआ, मैंने अपने चेहरे से मुखौटा नोच लिया और तभी दर्द वापस आ गया। मेरी पसलियां दुख रही थीं, ठंड मेरी हड्डियों को जमा रही थी और मेरा सिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। वो मुखौटा, उसकी कीमत थी। वो मेरी मानसिक ऊर्जा निचोड़ रहा था।
मैं जमीन पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। नैना मेरे पास आई। उसने अपनी तलवार मयान में नहीं रखी थी, वो मुझे देख रही थी। इस बार उसकी नज़रों में वो शून्य नहीं था, वहाँ जिज्ञासा थी और शायद थोड़ा सा शक। तुमने वो कैसे किया? वो हमला, उससे बचना नामुमकिन था। मैंने एक झूठी हंसी हंसी। मैंने कहा था ना, किस्मत। मैं उसे मुखौटे के बारे में नहीं बता सकता था। इस दुनिया में जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। अगर उसे पता चला कि मेरे पास एक डिवाइन मेमोरी है तो शायद वो मुझे यहीं मार दे और उसे छीन ले। तभी आसमान में एक बदलाव हुआ। क्षितिज पर सूरज की आखिरी किरण डूब गई, अंधेरा छा गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंधेरा होते ही वो परछाइयाँ गायब होने लगी थीं। वो शैडो नाइट्स जो अभी भी बचे थे वो ज़मीन में पिघल गए, जैसे बर्फ़ पानी में पिघलती है। मंदिर के रक्षक वापस सो गए थे। ट्रायल ख़त्म हो गया नैना, नैना ने कहा, आज के लिए। हम दोनों उस विशाल काले मंदिर के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र पुरानी कहानियों में भी नहीं था। 7 अलग अलग देवता और उनके बीच एक खाली सिंहासन। मंदिर के बीचों बीच वो सफ़ेद आग अब भी जल रही थी। वहाँ थोड़ी गर्मी थी। हम दोनों आग के पास बैठ गए। मैं इतना थक चुका था कि उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। ये जगह, मैंने दीवारों की तरफ इशारा किया, ये सब क्या है? नैना ने आग में देखते हुए जवाब दिया, ये भूली हुई दुनिया है, वो दुनिया जिसे देवताओं ने छोड़ दिया। हम यहाँ सिर्फ मेहमान नहीं हैं सनी, हम यहाँ घुसपैठिए हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुमने अच्छा किया, मुझे लगा था तुम पहले मिनट में मर जाओगे। ये शायद उसकी तरफ से तारीफ थी। शुक्रिया, मैंने कहा। वैसे खाने के लिए कुछ है या हम हवा खाकर जिंदा रहेंगे? नैना ने अपने कवच की जेब से सूखे मांस का एक टुकड़ा निकालकर मेरी तरफ फेंक दिया। वो पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन मेरे लिए वो किसी दावत से कम नहीं था। मैं खाते खाते सोचने लगा, सिस्टम ने कहा था सूर्य छिपने तक जीवित रहें, वो हमने कर लिया, लेकिन आगे क्या? मेरी नज़र मंदिर के उस वेदी पर गई जहाँ वो आग जल रही थी। वहाँ पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। चूंकि मैं अब इस दुनिया की भाषा समझ सकता था, मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की। देवताओं को बलि चाहिए, बिना रक्त के द्वार नहीं खुलेंगे। मेरा खून जम गया। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मैं टेम्पल स्लेव के कपड़े पहने हुए था। और इतिहास में गुलामों का काम क्या होता था? लड़ना नहीं, राज करना नहीं, उनका काम होता था वेदी पर लेटना और अपनी गर्दन कटवाना। मुझे अचानक समझ आ गया कि मेरा असली रोल क्या था। मैं वो हीरो नहीं था जिसे दुनिया बचानी थी, मैं वो सुअर था जिसे इस मंदिर में काटकर देवताओं को खुश करना था, ताकि असली हीरो शायद नैना आगे बढ़ सके। नहीं, मैंने धीरे से कहा। नैना ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैंने उसे नहीं बताया। मैंने बस खंजर को अपनी मुट्ठी में और कस लिया। अगर ये स्पेल चाहता है कि मैं मरूं, तो इसे निराशा हाथ लगेगी। मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा, मैं वो कसाई बनूंगा जो बलि लेता है। लेकिन तभी मंदिर के गहरे अंधेरे में से, जहां आग की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, एक आवाज आई। किसी के रोने की आवाज आई। नैना तुरंत खड़ी हो गई। कौन है वहां? अंधेरे से एक लड़की बाहर निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रही थी। काशवी, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हैरान था, एक अंधी लड़की इस नर्क में, वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंची? लेकिन जैसे ही नैना उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, काशवी का चेहरा बदल गया। उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई, हालांकि वो देख नहीं सकती थी, और एक ऐसी बात बोली जिसने मेरे होश उड़ा दिए। तुम्हारी परछाई, काशवी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी परछाई मर चुकी है, लेकिन तुम जिंदा हो। नरेटर, एक अंधी लड़की जो वो देख सकती है जो कोई और नहीं देख सकता। सनी की परछाई के साथ क्या गड़बड़ है? और क्या काशवी का आना सनी और नैना के बीच के समीकरण को बदल देगा? क्या वो दोस्त बनेगी या बोझ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।